तो मेरे हिसाब से तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छे मौके हैं ये कि आप स्टैगर्ड वे में, सिप वे में, जैसे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको जरूर करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री अगर थोड़ा हम लॉन्गर टर्म देखें, देखिए आज वैल्यूएशन महंगे हैं, Yeah. उसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लें तो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए हमेशा सिप करते रहना चाहिए। सो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं कि मार्केट शेयर कंपनीज का कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो हमारा प्राइमा फेमी फोकस होता है। दूसरा हम देखते हैं कि कहाँ पे टेलविंड आ रहा है सेक्टर में, कहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स री रेट हो जाएगा, थोड़ा समय लगे हम लोग को, क्योंकि हम लोग का लॉन्ग टर्म थोड़ा सा कॉल होता है, लेकिन अगर हमें लगता है कि ये रीरेट होगा सेक्टर, तो फिर वो एक कंपनी रीरेट नहीं होती, इसीलिए हम थोड़ा थीमेटिक कॉल्स लेते हैं, एक्स आईटी एंड बीएफएसआई। तो हम लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ा ब्रॉड बेस्ड थीम्स में ज्यादा जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी डाइवर्सिफाइड फंड में पीएसयू नहीं ले सकते हैं, या आप एक मैन्युफैक्चरिंग फंड में, और उसका रीजन मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में भी पीएसयू का बहुत हैवी वेट है, Yeah. अबाउट 10% 11% बेंचमार्क वेट है। आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी इंडेक्स स्ट्रैटेजी को देखेंगे, कहीं पे भी पीएसयू आज, क्योंकि इतना रीरेटिंग हुआ है पीएसयू में, कहीं पे भी जैसे मिड कैप में ऑलमोस्ट पीएसयू इज नाउ 13% ऑफ द इंडेक्स। मैंने शुरुआती में एक बात बोली कि मार्केट बहुत ब्रॉड बेस हुआ, राइट, और ये 3 साल से हम मार्केट को, बहुत सारे फंड्स को लगता है वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो ये नैरो होना चाहिए, लेकिन आप देखिए मार्केट और ब्रॉड होता जा रहा है, और जब जब मार्केट 3-4 साल में ब्रॉड होता जा रहा है, इंडेक्स फंड्स आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं, तो वो एक बेस्ट पार्ट होता है, आपका मेच्योरिटी लेवल सोचने का, आपका थॉट प्रोसेस बहुत चेंज होता है। तो मेरे हिसाब से अगर गलतियां ना होना ज्यादा रिस्की है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। और आज हमारे एपिसोड में वी हैव अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ है मिस्टर नितिन अरोरा, हु इज एन इक्विटी फंड मैनेजर एट एक्सिस एएमसी। ही हैज बीन एसोसिएटेड विद एक्सिस एएमसी सिंस 2018 and later in 2023 was elevated to the post of fund manager. Currently, he is responsible for managing Axis Value Fund, Axis Retirement Fund, and also co-manages the Axis Multi-Cap Fund. Prior to this, he was associated with firms like Aviva Life Insurance, MK Global Financial Services Limited as a research analyst. Mr. Nitin Arora holds an MSc in Finance and Investment from Brunel University, London. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us again this week. तो आज हमारे साथ हैं नितिन अरोरा, हु इज़ द इक्विटी फंड मैनेजर विद एक्सिस म्यूचुअल फंड. नितिन, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू. थैंक यू नितिन. आज हमने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाइन अप किए हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस दैट वी गेट फ्रॉम आवर व्यूअर्स. सो आई डू होप कि वी हैव एन अमेजिंग कॉन्वर्जेशन. सबसे जो पहला मेरा सवाल है नितिन, दैट्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमी एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस नो कि ये एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन इकोनॉमी जो है 7% ग्रोथ अचीव करेगी इन 24-25 एंड दिस इज़ एज पर द इकोनॉमिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च. तो इस कॉन्टेक्स्ट में नितिन, आप हमें ये बताइए कि FIIs का क्या रोल होगा in this particular scenario, especially when you look at from the Indian stock market situation. And I think एक बड़ा रीज़न यही है कि FIIs ने इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाला था पैसा क्योंकि चाइना बहुत अच्छा कर रहा था, बट जून में ऐसा नहीं हुआ. तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक अच्छा साइन है? आपको लगता है कि FIIs वापस आएंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में? देखिए, इस चीज़ को हमको 2 चीज़ों में देखना होगा। एक ये कि सबसे पहले ये चीज़ हम देखते हैं कि एफआई जब बाहर से इन्वेस्ट करता है किसी भी इमर्जिंग मार्केट में, चाहे वो इंडिया हो, आसियान हो, चाइना हो, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे हिसाब से हमें जो लगता है, एफआई 2 चीज़ें इंडिया में देखता है, एक ऑयल प्राइस, दूसरा है इंटरेस्ट रेट. उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा कॉल लेते हैं कि कौन सी सेक्टर थीम में है, कौन सी सेक्टर थीम में नहीं है, बिकॉज एफआई का ज्यादातर रुख होता है लार्ज कैप्स की तरफ, विच आर मोर लिक्विड स्टॉक्स. तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें लास्ट 1.5 साल में एफआई ने कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया इंडिया में, एंड उसका रीजन बहुत सिंपल था कि एक इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे, इन्फ्लेशन बहुत हाई था, और दूसरा कि क्रूड बहुत अनस्टेबल था. हमने $100 भी देखा है, 90 भी देखा है, 85 देखा है, फिर ऊपर जाते हुए देखा है. सो आई थिंक उसमें कोई दोहराई नहीं है कि इंडिया का जीडीपी फास्टेस्ट ग्रोइंग है अमंग्स दी ऑल ग्लोबल इकोनॉमीज. हम लोग जीडीपी में अभी भी 7-7.5 की बात कर रहे हैं ये साल, और कोई भी इकोनॉमी इतना ज्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है.
तो उस मामले में अगर देखे जाए तो एफआई इज वेरी पॉजिटिव ऑन इंडिया, लेकिन उसके बाद भी वो पैसा नहीं डाल रहा है 1.5 साल में, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ऊपर है, इन्फ्लेशन नीचे आ गया है जो एक फेवरेबल फैक्टर है, और ऑयल स्टेबल है। तो हमें लगता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कट हुआ आगे चल के, जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन 6 महीने पहले थी, तो आपने देखा होगा एफआई आया था मार्केट में बट फिर चला गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट कटने की एक्सपेक्टेशन हट गई थी। लेकिन हमें लगता है कि ग्लोबली अगर इंटरेस्ट रेट कट होना स्टार्ट होता है बाय द फेडरल रिजर्व, तो इसको इंडिया जरूर फॉलो करेगा, और इंडिया में अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। तो नो डाउट कि ग्रोथ अच्छी चल रही है। इंटरेस्ट रेट कट करने का रीजन ये भी होता है कि अगर ग्रोथ नीचे आती जाए, बट मुझे लगता है कि इंटरेस्ट रेट अगर एक भी कट हुआ, जो स्टेबिलिटी आई, तो मुझे लगता है एफआई इंडिया की तरफ आएगा। ज्यादातर जो आपने पूछा चाइना, देखिए चाइना ये 3-4 बार हो चुका है लास्ट 1.5-2 साल में कि एफआई चाइना की तरफ जाते हैं, डेटा नहीं इंप्रूव होता है, एंड देन वो वापस आते हैं। ऐसा नहीं हो बाकी इमर्जिंग इकोनॉमी में जाते हैं, इंडिया में इतना ज्यादा नहीं आए हैं। लेकिन अगर आप अभी भी हाल फिलहाल चाइना का डेटा देखें, तो चाइना का डेटा कोई इंप्रूव नहीं हो रहा है, ना उनके ऑटो सेल्स इंप्रूव हो रहे हैं, ना रियल एस्टेट डेटा ठीक हो रहा है। तो मुझे लगता है कि एफआई का काफी ओनरशिप आ सकता है इंडियन मार्केट्स में अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है। ओके, तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए, से फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, क्या बेनिफिट करेगा? आई मीन, डू यू थिंक एज अ रिटेल इन्वेस्टर मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम पे, या फिर क्या सही स्ट्रैटेजी रहेगी फॉर मी? देखिए इंडियन मार्केट, अगर हम ये जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हैं, हमने देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया है गवर्नमेंट ने, काफ़ी स्कीम्स निकाली जिसकी वजह से आज हमें ऑन ग्राउंड दिख रहा है कि इनकी ऑर्डर बुक्स इंक्रीज हो रही हैं। अगर वो ऑर्डर बुक्स इंक्रीज हो रही हैं तो क्रेडिट ग्रोथ बैंक से आ रहा है, तो ये सब इंटररिलेटेड है। कंजम्पशन हमें दिख रहा है वापस आते हुए, कंजम्पशन जो बहुत 2-3 साल से काफी बैठ गया था, हमें धीरे धीरे, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है तो कंजम्पशन आता है, धीरे धीरे आता है, लैग इफेक्ट से आता है। तो मेरे हिसाब से तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छे मौके हैं ये, कि आप स्टैगर्ड वे में, सिप वे में, जैसे भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको जरूर करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री, अगर थोड़ा हम लॉन्गर टर्म देखें, देखिए आज वैल्यूएशन महंगे हैं, या उसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लें, तो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए हमेशा सिप करते रहना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में वो जरूर वेल्थ क्रिएट करता है। Okay, okay. So we are going to talk about SIP as well as we progress further. But let me ask you this question, which is linked to equity funds. तो ऐसा बताइए कि हमने देखा है कि ऐसे बहुत सारे equity funds होते हैं जो sector rotation करते हैं, right? Of course, portfolio churn होता है and all of that, but then सेक्टर रोटेशन भी काफ़ी होता है। तो ये अप्रोच किस लिए ली जाती है? क्या इससे हमारे रिटर्न्स बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो का रिस्क कम होता है? आई मीन, व्हाई इज इट दैट सेक्टर रोटेशन हैपेंस विद इक्विटी फंड्स? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली सेक्टर रोटेशन फंड मैनेजर्स इसलिए भी करते हैं, और बहुत सारे फंड्स में आपने देखा होगा लास्ट 1.5-2 साल में सेक्टर रोटेशन भी बहुत ज्यादा हुआ है। उसका कारण ये होता है कि बहुत सारे सेक्टर्स हमारी कंट्री में सिक्लिकल हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैन्युफैक्चरिंग, वो स्ट्रक्चरल नहीं था, क्योंकि हर बार एक फॉल स्टार्ट होता था, लगता था गवर्नमेंट खर्चा करेगा, 1 साल होता था, उसके बाद खर्चा नहीं होता था, इस वजह से सिक्लिकलिटी बढ़ जाती थी सेक्टर की। आप देखते होंगे कभी कुछ फंड्स ओवरवेट जाते थे, सडनली अंडरवेट हो जाते थे 1 साल में, ये हमने बहुत देखा है। लेकिन इस बार क्या हुआ कोविड के बाद, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ सो दैट समझने में आसानी हो। हमने देखा कि ये फॉल स्टार्ट नहीं था, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत जोरों से स्पेंड किया, तो हमने देखा सेक्टर रोटेशन हुआ, बी टू बी बिजनेसेस में, बी टू सी से लोग निकल के बी टू बी बिजनेस में गए। हमने यही सेक्टर रोटेशन देखा पावर सेक्टर में। तो ये सेक्टर रोटेशन सिक्लिकलिटी की वजह से ज्यादा होते हैं। मेरे को नहीं लगता है, हमें नहीं लगता कि ये रिस्क पर्सपेक्टिव से ज्यादा किया जाता है। बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जो सिक्लिकल होते हैं, जहां पे टेलविंड आता है, उस वजह से हम लोग सेक्टर रोटेशन को ज्यादा फंड में इन्वॉल्व करते हैं। बट सेक्टर रोटेशन से इवेंचुअली फंड में बेनिफिट क्या होता है? इज देखिए इट द अगर रिटर्न्स सेक्टर इंप्रूव? रोटेशन सिक्लिकल कर रहे हैं, और सिक्लिकल सेक्टर रोटेशन होता है काफी सेक्टर जैसे मैंने बताया, तो इसमें अल्फा जनरेशन बहुत अच्छा आता है फंड में, क्योंकि आप ऐसे सेक्टर्स को, और ये एक थोड़ा सा बेट लेना होता है फंड मैनेजर को कि क्या इस बार फॉल स्टार्ट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पावर, ये स्टोरी कोई बिलीव नहीं कर रहा था आज से 1-1.5 साल पहले। आज जब खुद हम बॉम्बे जैसे शहर में शॉर्टेजेस फील कर रहे हैं पावर सेक्टर में, डेफिसिट दिख रहा है, तो सेक्टर रोटेशन बहुत फास्ट हुआ। तो इस वजह से अल्फा जनरेशन बहुत अच्छा होता है फंड के अंदर। Okay. So let me ask you another question which I think is really interesting, क्योंकि अगर हम देखें कि
एक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग होता है, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग होता है। और एक्टिव फंड्स में इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि दे वांट द अल्फा टू बी जनरेटेड, कि हम बेंचमार्क को अच्छे से बीट कर पाएँ। लेकिन हमने देखा है कि काफ़ी एक्टिव लार्ज कैप फंड्स ऐसी अप्रोच फॉलो कर रहे थे, वे दे वर हगिंग द इंडेक्स, विच ऑब्वियसली जिसकी वजह से वो बेंचमार्क को उतने एबिलिटी नहीं उतने अच्छे से बीट नहीं कर पा रहे थे। हमें हमने एक साल में देखा है कि लार्ज कैप फंड्स ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से बीट किया है। तो वाई दिस डिफरेंट अप्रोच, ऐसा क्यों हुआ है और इसका क्या बेनिफिट हुआ है इन्वेस्टर्स को? आई थिंक देखिए लास्ट 2 साल में मार्केट बहुत ब्रॉड बेस्ड हुआ है और आपने खुद ही शुरुआत करी अब जीडीपी डेटा से। जब 7% जीडीपी है तो बहुत सारे सेक्टर्स इंटरलिंक्ड हैं और मार्केट ब्रॉड होता है। तो इसको इस तरफ से मत देखिए क्योंकि इंडेक्स एक स्ट्रैटेजी है। जैसे एक लार्ज कैप फंड स्ट्रैटेजी है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप है। हमारा ये मानना है इंडेक्स फंड भी एक स्ट्रैटेजी है। तो बहुत सारे लोगों ने बेंचमार्किंग नहीं की बल्कि बहुत सारा मार्केट ब्रॉड हुआ जहां पे टेलविंड बहुत अलग अलग कंपनियों में आए। तो लोगों ने उनको चेस किया क्योंकि ओके। अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग थी। उसका बेनिफिट ये होता है कि देखिए जाहिर सी बात है कि आप पूरे इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर तो आप इंडेक्स फंड हो जाएंगे, आप एक्टिव फंड नहीं है। लेकिन जितना टेलविंड था उसको फंड मैनेजर ट्राई करता है कवर करने के लिए। ओके। लास्ट एक साल में अर्निंग्स जहां जहां स्लो हुई है, जैसे आपने पूछा कि एक साल में लार्ज कैप ने अच्छा किया, तो मार्केट थोड़ा ऊपर में नैरो हुआ है बिकॉज अर्निंग्स थोड़ा सा रिकवर नहीं कर पाई जहां जहां एक्सपेक्टेशन थी। बट जैसे मैंने बोला, एक ये इंडेक्स स्ट्रैटेजी होती है, एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी होती है। तो बेंचमार्किंग करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ऐसा मैंने बोला कि मार्केट बहुत ब्रॉड बेस्ड हो गया 2 साल में, हर जगह से अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही, हर सेक्टर की अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही। उस वजह से ज्यादा बेंचमार्किंग दिखी है फंड्स में। Okay, okay. So let me ask you this question around value funds. And of course, there are investors जो growth strategy में believe करते हैं. There are investors who believe in the value strategy. And value funds एक काफ़ी अच्छा value addition हो सकता है एक investor के portfolio में. लेकिन ये belief है कि value funds generally better तब करते हैं जब markets थोड़ा volatile होती है. Is that true? I mean, based on your experience, and if yes, why? देखिए मैं खुद वैल्यू फंड मैं खुद चलाता हूँ एक्सिस म्यूचुअल फंड में। देखिए वैल्यू और ग्रोथ ना एक आर्ग्यूमेंट है हाइंडसाइट में। ओके। और उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ क्योंकि ये 2019 से ही जब ये थीम यूएस से होके इंडिया आई, सारी इमर्जिंग इकोनॉमी में आई 2019 से, सारे वैल्यू फंड्स ने और बाकी सारे वैल्यू स्टॉक्स ने बहुत अच्छा किया। लेकिन आप अगर इसको हाइंडसाइट में देखें, अल्टीमेटली उन कंपनीज ने ग्रोथ को डिलीवर किया है। कोई भी कंपनी जो अपने वैल्यूएशन में सस्ती थी कंपेयर टू उसके पीयर्स हो गए, या उसका जो वैल्यू है उससे नीचे थी इंट्रिंसिक वैल्यू से, उन्होंने तब आके परफॉर्म किया जब कंपनी ने अर्निंग्स को डिलीवर किया। तो वो उस टाइम वैल्यू थी। लेकिन जैसे मैंने बोला कि जब टेलविंड आया सेक्टर में तो उन कंपनीज ने आके डिलीवर किया, चाहे वो पावर सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज, मैं हाइंडसाइट में आपको बता रहा हूँ, जैसे पावर में बहुत ज्यादा वैल्यू था, राइट। वो तब तक नहीं चला 10 साल जब तक सेक्टर ने कुछ नहीं किया, लेकिन सेक्टर ने ग्रोथ दी, कंपनीज ने अर्निंग्स ग्रोथ दी, तो वो सेक्टर रीरेट हुआ। तो आई थिंक ये डिबेट वैल्यू वर्सेस ग्रोथ हाइंडसाइट में देखना चाहिए। अल्टीमेटली अर्निंग्स ग्रोथ को फोकस करना चाहिए, चाहे वो फंड मैनेजर हो, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो। अल्टीमेटली कंपनी की रीरेटिंग उसके अर्निंग्स ग्रोथ से ही होती है। अब वो हम देखते हैं कि ये वैल्यू है तो अभी ये ग्रोथ में आ रहा है। अल्टीमेटली अर्निंग्स ग्रोथ शुड बी द फोकस, वही हमें ध्यान देना चाहिए। हाइंडसाइट में वैल्यू और ग्रोथ हमेशा शुरू से डिबेट रहेगा, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि ग्रोथ जहां जहां कंपनीज में आएगी, अर्निंग्स ग्रोथ, वहां वहां मल्टीपल में अपने आप रीरेटिंग होगी, कंपाउंड होगा। ओके। सो कैन वी से कि वॉलेटाइल मार्केट्स में वैल्यू फंड्स बेटर करते हैं? तो अगर मार्केट्स वॉलेटाइल है तो आई कैन इन्वेस्ट इन अ वैल्यू फंड, वुड देखिए दैट? मैं इसको दोबारा दोबारा से आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए वॉलेटाइल मार्केट्स में ज्यादातर क्वालिटी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि क्वालिटी में एक मल्टीपल इनहेरेंट होता है, क्योंकि मेरे आरओई आरओसीज इतने अच्छे होते हैं कि अगर आप देखें लास्ट 4 साल में B2C कंपनीज जो महंगी थी 50-55 टाइम 60 टाइम, वो चली नहीं। लेकिन क्या वो एब्सोल्यूट गिरी? द आंसर इज नो, नहीं गिरी। डिस्पाइट अर्निंग्स ग्रोथ नहीं था, वीक अर्निंग्स ग्रोथ था। एफएमसीजी कंपनीज हो गई, रिटेल कंपनीज हो गई, क्योंकि वो इनहेरेंट मल्टीपल होता है क्वालिटी का। तो जब भी बाजार वॉलेटाइल होता है तो ये कंपनीज आउट परफॉर्म करती है, क्योंकि बाजार को पता होता है कि ये कंपनीज का एक इनहेरेंट मल्टीपल है, उसकी क्वालिटी, उसके रिटर्न रेशियो, उसके कैश फ्लो के लिए। वैल्यू के लिए बाजार अगर वॉलेटाइल होता है
तो अनटिल अनलेस अगर अर्निंग्स ग्रोथ वीक है तो वो परेशान करेंगे कंपनीज आपको, लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है तो डेफिनेटली वो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं। Okay, okay. So, Nitin, now let me ask you about multi-cap funds. आप Axis का multi-cap fund भी manage करते हैं. But first, let's understand a little bit about the concept, right? Multi-cap funds में the good thing is कि हमें पूरे market का access मिलता है. We are investing across, large cap, mid cap and small cap. And restrictive way में है तो हमें तीनों का allocation मिल जाता है अपने fund में. तो आपके opinion में जो multi-cap funds होते हैं, उनके लिए कितना ज़रूरी होता है कि वो सही सेक्टर्स को पिक करें टू जनरेट रिटर्न्स ओवर टाइम, बिकॉज इवेंचुअली एक फंड का पर्पस यही होता है टू लार्ज एक्सटेंट कि अच्छे रिटर्न्स जनरेट करें. तो सेक्टर्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं इन मल्टी कैप फंड्स? देखिए मेरे हिसाब से मल्टी कैप फंड सबसे फ्लेक्सिबल फंड है किसी भी फंड मैनेजर को चलाने के लिए. ऐसा नहीं है, मैं मिड कैप फंड भी चलाता हूँ, वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग. मैं किसी फंड को डिमीन नहीं कर रहा, लेकिन मल्टी कैप बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है फंड मैनेजर को. एक, जैसे आपने खुद ही बोला कि लार्ज कैप, मिड और स्मॉल का एलोकेशन बहुत आसान हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वहां पे. दूसरा, आई थिंक मल्टी कैप में आपको थीम्स पकड़ने का बहुत मौका मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया B2B थीम, उसी थीम को हमने बहुत अच्छे से पकड़ा लास्ट 2 साल में. दूसरा, हमने देखा कि थीमेटिक आया EMS में, उस थीम को भी हमने पकड़ा. तो आई थिंक मल्टी कैप में एलोकेशन से ज्यादा ये थीम्स पकड़ना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज स्मॉल कैप का जो प्रपोर्शन होता है वो काफी मिलता जुलता हो जाता है स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी से. तो अगर आप थीम ठीक पकड़ेंगे उसके अंदर स्मॉल कैप में, क्योंकि मिड कैप जो कंपनीज हैं, देखिए मिड कैप में ना नए IPO आए हैं, और मिड कैप में अगर आप देखें यूनिवर्स बहुत लिमिटेड है. जितने भी नए IPO आए, जितने भी री रेटिंग हुई है, वो या तो लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप में ज्यादा हुई है. जितने नए पेपर्स भी मार्केट में आए वो स्मॉल कैप में आए. लेकिन अगर आप थीम अच्छी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला B2B में, EMS में, फार्मा एक थीम थी हमने ओवरवेट रखी, जो फार्मा री रेट हुआ, तो आई थिंक वो अल्फा जनरेशन बहुत फास्ट करता है. और स्मॉल कैप इंडेक्स को आप मिरर नहीं करना चाहोगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका एक इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड में उसको डाल रहा है पैसा उस स्ट्रैटेजी के लिए. तो आई थिंक थीम्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है मल्टी कैप में, और लार्ज कैप का प्रपोर्शन भी रखना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जब मार्केट अनस्टेबल हो जाए, या बिकॉज हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, देन इवन इन द फॉल मल्टी कैप मुझे लगता है एक ऐसा फंड है जो फॉल में शायद कम फॉल होता है, बिकॉज लार्ज कैप भी एक अच्छा प्रपोर्शन होता है वर्सेस लेट्स से प्योर स्मॉल कैप, अगर कल को डी रेटिंग होता है एक कंट्री का, कोई भी इमर्जिंग कंट्री का. तो मेरे हिसाब से मल्टी कैप एक बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल फंड है, और हम लोग ट्राई यही करते हैं कि पहले बेंचमार्क को बीट करें, और उसके बाद अच्छी नई थीम्स उसमें डालें, जिसकी वजह से अल्फा जनरेशन फास्ट हो. ओके. कैन वी ऑल्सो से कि ऐसे कुछ सेक्टर्स होते हैं जो शायद लार्ज कैप स्पेस में उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में यू विल फाइंड मोर स्टॉक्स इन अ पर्टिकुलर सेक्टर. तो क्योंकि मल्टी कैप फंड में आपको मिड कैप स्मॉल कैप तीनों डालना है, आप उन सेक्टर्स को भी अपने फंड में डाल सकते हैं. यू गेट एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थीम्स एज यू राइटली मैंशनड. या यस, ये बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि लार्ज कैप में भी ऐसे, जैसे मैंने आपको फार्मा की बात कही, राइट. फार्मा एक, या तो आप इंडियन मार्केट में देखेंगे, या तो बहुत ही लार्ज कैप फंड में आपको दिखेगा, आपको स्मॉल कैप में नहीं दिखेगा इतना, या एग्जैक्टली. मिड कैप में भी इतना नहीं दिखेगा, लेकिन मल्टी कैप में आप हमेशा वो थीम का एक्सपोजर ले सकते हो. या तो वो एक बहुत डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही बोला ये बेस्ट फंड होता है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है फंड मैनेजर को अक्रॉस थीम्स पकड़ने के लिए. Okay. So now since we are talking about the fact कि आप मल्टी कैप फंड को मैनेज करते हैं फॉर एक्सिस, सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इस फंड में आपकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी कैसे रहती है. आई नो यू स्पोक अबाउट थीम एंड हाउ यू कैन बी इनोवेटिव, बट elaborate a little more, Nitin, and also help us understand कि एज अ फंड हाउस क्या आपका कोई एक हाई लेवल स्ट्रैटेजी रहता है जो सारे फंड्स में इम्प्लीमेंट किया जाता है, या एवरी फंड हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द फंड इटसेल्फ? सो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग देखते हैं कि मार्केट शेयर कंपनीज का कैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये जो हमारा प्राइमा फेमी फोकस होता है. दूसरा, हम देखते हैं कि कहाँ पे टेलविंड आ रहा है सेक्टर में, कहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स री रेट हो जाएगा, थोड़ा समय लगे हम लोग को, क्योंकि हम लोग का लॉन्ग टर्म थोड़ा सा कॉल होता है, लेकिन अगर हमें लगता है कि ये री रेट होगा सेक्टर, तो फिर वो एक कंपनी री रेट नहीं होती, इसीलिए हम थोड़ा थीमेटिक कॉल्स लेते हैं, देन इट विल बी द होल, पूरे सेक्टर में वो री रेटिंग होगी. तीसरा, हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट का इम्पेटस क्या है सेक्टर के ऊपर, कि गवर्नमेंट क्या खर्चा करना चाहता है पर्टिकुलर सेक्टर पे, गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देना चाहता है पूरे सेक्टर पे. और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखते हैं मैनेजमेंट क्वालिटी,
क्योंकि वो शायद हमारे एक्सिस म्यूचुअल फंड का फोटे रहा है कि हम लोग हमेशा एजाइल मैनेजमेंट्स पे, जो मैनेजमेंट ज्यादा जल्दी टर्न अराउंड कर सकें, क्वालिटी मैनेजमेंट्स हो, आरओई आरओसी फोकस्ड हो, बिकॉज अल्टीमेटली जैसे मैंने आपको बोला आरओई आरओसी का एक इनहेरेंट मल्टीपल होता है। Yeah. इसीलिए अगर आप अपने टेलमेंट में गलत दी गए एज अ फंड मैनेजर, ये बहुत जाहिर सी बात है, कोई भी फंड मैनेजर, कोई भी इन्वेस्टर अपने साइकिल पे गलत जा सकता है कि हमको लगा कि ये खर्चा होगा और गवर्नमेंट ने नहीं किया, लेकिन हमको वही रिस्क रिवॉर्ड देखना होता है कि अगर आपके आरओई आरओसी अच्छे हैं तो ज्यादा स्टॉक गिरेगा नहीं, क्योंकि एक इनहेरेंट मल्टीपल उसको मार्केट देता है। तो हमारे हिसाब से ये 3-4 पैरामीटर है जो हम बिल्कुल फोकस रखते हैं बिफोर कमिंग इन्वेस्टिंग इन मल्टी कैप। दूसरा, आई थिंक हर फंड का अपना स्ट्रैटेजी है, बिकॉज स्मॉल कैप एक अपना स्ट्रैटेजी चलाते हैं, मिड कैप जैसे मैं चलाता हूँ अपनी स्ट्रैटेजी, लेकिन अक्रॉस द स्ट्रैटेजी टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड आरओई आरओसी एंड कैश फ्लो, इसको हम लोग कहीं पे भी सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, एंड ये रिफ्लेक्टेड है हमारे पोर्टफोलियोज में। Okay, wonderful. Okay, so Nitin, now हम थोड़ा themes के बारे में बात कर रहे थे. So help us understand PSU as a theme कितना interesting होता है. I think मुझे personally लगता है कि ये बहुत ही neglected theme है. At least used to be in the past. और PSUs ने काफ़ी अच्छा किया है. So help us understand कि जब हम PSU funds की बात करते हैं, एक investor portfolio में क्या उसका allocation हम दे सकते हैं और वो किस एज एन इन्वेस्टर किस स्ट्रैटेजी में हम डाल सकते हैं, कोर पोर्टफोलियो, सैटेलाइट पोर्टफोलियो, एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि क्या PSU फंड्स को हमें टाइम करना चाहिए, बिकॉज जनरली अगर हम सेक्टरल या थीमेटिक फंड्स की बात करें तो टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट. तो क्या PSU फंड्स में भी हमें टाइमिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं PSU जैसे है तो डाइवर्सिफाई फंड में ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी अगर एक सेक्टर फंड है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे एक फाइनेंस का फंड है, बैंकिंग फंड या फार्मा फंड, उसकी एक लिमिटेशन होती है क्योंकि वो पर्टिकुलर उसी सेक्टर में कर रहा है। वर्सेस लेट्स से अगर एक थीम है जैसे आपने बोला, और जैसे PSU है, तो PSU थोड़ी ब्रॉड बेस्ड है कि बैंकिंग भी है, OMC भी है, रेलवेज भी है, डिफेंस भी है, तो ये थोड़ा ब्रॉड बेस्ड थीम है। लेकिन सबसे ज्यादा ब्रॉड बेस्ड थीम होती है जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गई, वो अक्रॉस द मार्केट जाती है, एक्स IT एंड BFSI। तो हम लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ा ब्रॉड बेस्ड थीम्स में ज्यादा जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी डाइवर्सिफाइड फंड में PSU नहीं ले सकते हैं, या आप एक मैन्युफैक्चरिंग फंड में, और उसका रीजन मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में भी PSU का बहुत हैवी वेट है, अबाउट 10% 11% बेंचमार्क वेट है। आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी इंडेक्स स्ट्रैटेजी को देखेंगे, कहीं पे भी PSU आज, क्योंकि इतना रीरेटिंग हुआ है PSU में, कहीं पे भी जैसे मिड कैप में ऑलमोस्ट PSU इज नाउ 13% ऑफ द इंडेक्स, which is good enough for a shareholder, for an investor to take a position for. So मुझे लगता है, हमें इंटरनली लगता है एज अ हाउस की ब्रॉडर बेस्ड थीम ज्यादा इन्वेस्टर्स को देखनी चाहिए क्योंकि वो थोड़ी डाइवर्सिफाइड होती हैं। PSU और या किसी सेक्टर फंड को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बिकॉज उसकी लिमिटेशन थोड़ी कम होती है, क्योंकि इन्वेस्टेबल आइडियाज कम होते हैं। आप PSUs में बहुत कम IPOs देखते हैं, पेपर्स जो आते हैं वो बहुत कम होते हैं। गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट के पेपर्स देखें तो हार्डली लास्ट 5-7 साल में सिर्फ 6 या 7 ही पेपर्स आए हैं, वर्सेस प्राइवेट के ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे देयर इज अ न्यू पेपर इज कमिंग। तो आई थिंक उसकी अपनी एक लिमिटेशंस है। लेकिन जैसा आपने बात की कि PSU बहुत रीरेट हुआ, इसीलिए हमारे फंड्स में भी अक्रॉस फंड्स PSUs है, क्योंकि चाहे वो, और उसमें रीरेटिंग हमने सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स में देखी, जब क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूव हुई, NPA साइकिल इंप्रूव हुआ, तो रीरेटिंग अपना आप हुआ। बट एज अ इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आई थिंक थोड़ा ब्रॉड बेस्ड फंड्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए देन द प्योर सेक्टर फंड और अ PSU फंड। ओके, सो एंड वी कैन से कि अगर आपको सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना है तब भी वो जितना ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड होगा उतना बेटर है, राइट? सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर नॉट लुकिंग एट इन्वेस्टिंग इन अ PSU फंड थ्रू अ डायरेक्ट PSU फंड, तब आप देख सकते हैं कि आपके मिड कैप में, लार्ज कैप में कितना PSU है, एंड इफ़ यू थिंक बहुत है तो देन यू डोंट नीड टू एक्सप्लिसिटली टेक अ सेपरेट PSU फंड, राइट? बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि आप इसको ऐसे देखिए, कोई भी फंड मैनेजर PSU को 30% ऑफ द फंड या 20% ऑफ द फंड नहीं करेगा, राइट? बिकॉज एवरीवेयर द सेक्टर्स हैव देयर ओन बेंचमार्क्स। तो अगर द ओनली कॉल यू नीड टू टेक, आपको जो ये कॉल लेना होता है एज अ फंड मैनेजर, ये लेना होता है कि PSU में कहाँ पे री रेटिंग है, और वहीं से अल्फा जनरेट हो जाता है। तो आई थिंक डाइवर्सिफाइड में PSU इन्वेस्टिंग ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से देन पूरा PSU में जाने। ओके,
सो नितिन, हम देख रहे हैं कि पिछले बुल मार्केट काफ़ी चल रहा है काफ़ी टाइम से, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर द इन्वेस्टर एज वेल. ऑफ कोर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे ग्लिचेस, बट देन ऑफ कोर्स वी सी कि अभी बुल मार्केट चल रहा है. सो इन टाइम्स लाइक दीज, एंड आई इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, मुझे बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि क्या हमें अपने एस आई पीज़ रोक देना चाहिए, डू यू थिंक अभी हमें अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या एस आई पीज़ को रोक देना चाहिए. तो what would your take be on something like this? आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या बोलेंगे जो सोचते हैं कि मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो एस आई पीज़ को रोक देना चाहिए. आई थिंक कभी भी हमारे हिसाब से एसआईपीस को कभी नहीं रोकना चाहिए. उसका रीजन मैं बताता हूँ. बिकॉज मैंने जैसे बोला, इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है. आज से अगर हम 5 साल पहले की बात करें या 6 साल पहले की बात करें, यही सिर्फ इंडस्ट्री का 10,000 करोड़ था ओके. महीने का. आज वो 20,000 करोड़ हो गया है. राइट. क्यों हुआ है? क्योंकि ग्रोथ आई आपकी कंट्री में. आपकी कंट्री और इमर्ज हो रही है, नए नए सेक्टर्स में जा रही है. तो वैल्यूएशन एक अलग डिबेट है. वैल्यूएशन क्या होता है? टाइम करेक्शन कर सकता है या थोड़ा करेक्शन ला सकता है. बट हमेशा ध्यान रखिएगा, करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी देता है. करेक्शन एक पैनिक नहीं देता है कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को. इसीलिए आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर पाई, क्योंकि अगर हर करेक्शन में पैनिक होता तो फंड मैनेजर इन्वेस्ट नहीं करेगा. तो आई थिंक लॉन्गर टर्म का व्यू रखें तो सिर्फ कभी नहीं रोकना चाहिए. प्रॉफिट टेकिंग एक अलग है. हर हर इन्वेस्टर की अपनी नीड होती है. फॉर दैट कोई भी इन्वेस्टर प्रॉफिट ले सकता है. बट हमारे हिसाब से सिर्फ कभी नहीं रोकना चाहिए. बिकॉज अगर ये 7-6.5% का जीडीपी मेंटेन किया इंडिया ने नेक्स्ट 5-6 साल, तो मुझे लगता है काफी हेडरूम है अभी भी यहाँ से कंपाउंड होने के लिए इस कंट्री को. Wow. Okay. Okay. So now let me ask you a question related to large cap and flexi cap funds, and ये काफ़ी common question है to be honest. बहुत सारे investors ये जानना चाहते हैं कि क्या हमें लार्ज कैप फंड लेना चाहिए अलग से और एक फ्लेक्सी कैप फंड, या फिर सिर्फ एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए. बिकॉज आई थिंक ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में जनरली लार्ज कैप का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है. तो या तो मैं ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर दूँ जिसमें बहुत सारा लार्ज कैप आई कैन सी इन द पोर्टफोलियो, या फिर आई हैव बोथ सेपरेटली इन माई पोर्टफोलियो. व्हाट डू यू देखिए, सजेस्ट? इसको मैं ऐसे आंसर करता हूँ नम्रता जी की, लार्ज कैप में हमें अपना लिमिटेशन पता है. राइट. फ्लेक्सी कैप में मैं कुछ भी, एज अ फंड मैनेजर मैं कुछ भी एलोकेशन लार्ज को कर सकता हूँ, मिड को कर सकता हूँ, स्मॉल को कर सकता हूँ. देखिए, ये क्वेश्चन इन्वेस्टर के ऊपर है कि इन्वेस्टर चाहता है कि एक्टिवली कोई फंड मैनेजर रन करे. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लार्ज कैप में वो एक्टिवली मैनेज नहीं करेगा. बट हियर द होल कॉल इज ऑन द फंड मैनेजर, ऑन द फ्लेक्सी कैप फंड. कि फ्लेक्सी कैप में वही डिसाइड करते हैं कि उनको लार्ज मिड स्मॉल कितना चलाना है. लार्ज कैप में देयर इज अ लिमिटेशन कि उतना ही मैं लार्ज चलाऊंगा. सिमिलर वे में द मिड कैप में. राइट. तो आई थिंक द सिर्फ डिफरेंशिएशन इतना ही, बहुत थिन लाइन का डिफरेंशिएशन है कि जहां इन्वेस्टर चाहता है कि फंड मैनेजर एक्टिव वेट चलाए, आई थिंक वो फ्लेक्सी कैप है. और जहां लगता है कि मुझे लार्ज कैप में ही रहना है, ठीक है, इन्वेस्टर की साइकी है कि नहीं मुझे लार्ज कैप में ही रहना है, तो लार्ज कैप फंड मैनेजर बेटर है. तो लार्ज कैप फंड मैनेजर. लेकिन अगर एक्टिव चलाना है और आपको छोड़ना है कि फंड मैनेजर ही कॉल ले मेरे बिहाफ पे लार्ज मिड और स्मॉल, तो बेस्ट कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप. ओके. बट देन अगर हम रिस्क रिटर्न परस्पेक्टिव से देखें तो वी कैन से कि फ्लेक्सी कैप शायद लार्ज कैप के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रिस्की रहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें. ऑब्वियसली, बिकॉज अगर जैसे आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आपने वैल्यू फंड की एक बात की थी. Yeah. वैल्यू फंड में एक समय था कि स्मॉल कैप इंडेक्स का वैल्यू, जो फंड इंडेक्स हम बेंचमार्क देखते हैं निफ्टी 500, Yeah. उसका वेट स्मॉल कैप का होता था एक समय में, आज से 5 साल पहले 5%. Mm-hmm. आज वो चल के हो गया है 14%. Okay. 14 में पूरी मार्केट के जितने म्यूचुअल फंड्स हैं एवरेज चलाते हैं 20 से 25%. तो ऑब्वियसली आपका फंड रिस्कियर हो गया. राइट. आपने स्मॉल कैप का प्रोपोर्शन बढ़ाया. तो सिमिलर वे में फ्लेक्सी कैप है. सिमिलर वे में जहां पे हमें दिखता है रीरेटिंग, जैसे मैंने शुरुआत में बात की कि सारे आइडियाज या तो स्मॉल कैप में आ रहे हैं, मिड कैप में सिर्फ रीरेटिंग हो रहा है मल्टीपल्स का. मिड कैप में आइडिएशन ज्यादा नहीं है किसी के पास. इसीलिए आप देखिए मिड कैप फंड में वही 150 स्टॉक्स हैं, वो नहीं बढ़ रहे. सिर्फ कुछ स्मॉल कैप के स्टॉक्स मिड में आ जाते हैं, मिड के वापस स्मॉल में चले जाते हैं. तो रीरेटिंग ज्यादा स्मॉल कैप में है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बीटा ज्यादा ही रहेगा फ्लेक्सी कैप में वर्सेस लार्ज कैप. बस इज लार्ज कैप. ओके. So हमने we spoke about active investing and passive investing in the beginning of the conversation, to help us understand कि जो index funds होते हैं जो I think माने जाते हैं from an investor's perspective कि वो थोड़े safe होते हैं, तो eventually index funds में भी आप stocks में invest कर रहे हैं तो risk तो है ही, right? तो एक first time investor के लिए versus एक matured sophisticated investor,
इन दोनों के पोर्टफोलियो में क्या इंडेक्स फंड्स होने चाहिए, या मे बी जस्ट वन ऑफ यू सिर्फ फर्स्ट टाइम के इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, सिर्फ सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होने चाहिए? हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इंडेक्स फंड्स क्या बेनिफिट दे सकते हैं टू बोथ द कैटेगरीज और क्या बेनिफिट नहीं दे सकते हैं. तो अगर आप देखिए, मैंने शुरुआती में एक बात बोली कि मार्केट बहुत ब्रॉड बेस हुआ, राइट? और ये 3 साल से हम मार्केट को बहुत सारे फंड्स को लगता है वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गए हैं, तो ये नैरो होना चाहिए। लेकिन आप देखिए मार्केट और ब्रॉड होता जा रहा है, और जब जब मार्केट 3-4 साल में ब्रॉड होता जा रहा है, इंडेक्स फंड्स आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं। अगर आप लास्ट 5 साल का भी डेटा देखें, इंडेक्स फर्म हैज आउट परफॉर्म दी एक्टिव फंड्स इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो लेकिन जैसे मैंने फिर बोला कि ये एक स्ट्रैटेजी है, जैसे हमारी एक लार्ज कैप स्ट्रैटेजी है, एक मिड कैप है, एक स्मॉल कैप है, एक वैल्यू, मैन्युफैक्चरिंग, थीमेटिक फंड्स, एक इंडेक्स भी एक स्ट्रैटेजी है। तो हमारे हिसाब से इंडेक्स फंड भी जरूर एक फर्स्ट टाइमर को इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट जितना ब्रॉड बेस, जैसे मैं बोल रहा हूँ 6.5-7% अगर ये ग्रोथ चली, तो बहुत सारी कंपनीज का जो सप्लाई चेन इंप्रूव होता है, उनकी अर्निंग्स इंप्रूव होती हैं, वो बहुत जल्दी कैप्चर नहीं हो पाती है पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में, लेकिन उसको बहुत जल्दी कैप्चर करता है इंडेक्स फंड। तो आई थिंक इसको ऐसे डालेंगे कि ये स्ट्रैटेजी है, और उस स्ट्रैटेजी में भी कुछ एलोकेशन जरूर होना चाहिए। ओके, तो चाहे आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो या आप एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो, यू शुड हैव सम एलोकेशन इन बिल्कुल, इंडेक्स फंड्स. बिल्कुल। ऑल राइट, ओके. सो नाउ नितिन, टेल अस, आप आई एम श्योर बहुत सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी लर्निंग्स क्या रही हैं पर्सनली इन दिस स्पेस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग? आई थिंक सबसे बड़ी लर्निंग ये रही कि कभी भी शॉर्ट टर्म कॉल्स को अवॉइड करना चाहिए। बिजनेस स्केल पे ज्यादा कॉल लेना चाहिए, बिजनेस स्केल कि कितना बिजनेस स्केल कर सकता है, कितना मार्केट शेयर कंपनीज बढ़ा सकती हैं, और लॉन्ग टर्म ज्यादा सोचना चाहिए। उसका रीजन बताता हूँ, बहुत सारे बिजनेस का अपना एक साइकिल होता है, या और साइकिल खराब भी आता है, अच्छा भी जाता है। लेकिन जब खराब आता है तो बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट होता है। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज सोचते हैं कि नहीं, वैल्यूएशन बहुत महंगा है, हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये एक पैनिक स्ट्रेटेजी होती है हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर आप ये कन्विंस्ड हैं, जो आप बॉटम अप एनालिसिस करते हैं कंपनीज की, और आप वहां कन्विंस्ड हैं कि अल्टीमेटली विनर्स अगले 5-10 साल में ये कंपनीज रहेंगी, तो 1-2 साल हो सकता है कंपनीज ना भी परफॉर्म करें। लेकिन इसीलिए मैंने वो 3-4 पैरामीटर बोले, मार्केट शेयर, मैनेजमेंट एजिलिटी, आरओई, आरओसी और कैश फ्लोज। अगर ये 5 टिक बॉक्सेस आपके क्लियर हैं, तो आई थिंक शॉर्ट टर्म कॉल्स को बहुत अवॉइड करना चाहिए। मार्केट की वॉलिटिलिटी पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। अभी आई थिंक हाल ही में हमने रिजल्ट देखा इलेक्शन का, राइट? उस दिन मार्केट बहुत पैनिक में था, बहुत वॉलिटिलिटी में था। बट आई थिंक ये सब इवेंट आपकी अल्टीमेटली जीडीपी ग्रोथ को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, राइट? आपके कंजम्पशन पैटर्न को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के खर्चे को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का खर्चा थोड़ा सेक्टर बाय सेक्टर चेंज हो सकता है, लेकिन कंजम्पशन पैटर्न चेंज नहीं होता है। तो आई थिंक यही लर्निंग्स है कि शॉर्ट टर्म कॉल्स अवॉइड करना है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को ज्यादा देखें। इंडिया एक बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है, ग्रोथ रेट बहुत अच्छा चल रहा है, और कंपनीज, हमने ऐसी ऐसी कंपनीज देखी हैं अभी आते हुए जो न्यू पेपर्स आ रहे हैं, जिनकी अर्निंग्स ग्रोथ 40-50% ग्रो कर रही है, बिकॉज वो कंपनी सप्लाई चेन इकोसिस्टम में आ रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कभी नहीं सोचा था कि एप्पल आके इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, राइट? एप्पल इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी लिमिटेशंस कर दी हैं कि उनको अपनी मशीन्स तक इंडियन लोगों से लेनी पड़ रही है, एंड वो फिर इकोसिस्टम सेटअप करता है। आपको ये नहीं समझ में आएगा, एक कंपनी जो सीएनसी मशीन्स बना रही थी इंडिया में इंडस्ट्रियल ऑटो कंपनीज के लिए, वो सडनली एप्पल के लिए बनाने लगी, तो वहां स्केल बदल जाता है पूरा। तो आई थिंक यही की लर्निंग्स है कि लॉन्ग टर्म कॉल्स लें, पैनिक और वॉलिटिलिटी को अवॉइड करें, और वो जो मेरे 5 टिक बॉक्सेस हैं, अगर वो टिक बॉक्सेस करेक्ट जाते हैं, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छा होता है। ओके, ऐसी कोई गलतियां थी जो आपने करी हैं दैट यू प्रॉब्ली रिग्रेटेड कि नहीं करनी देखिए, चाहिए? गलतियां सबसे होती हैं, देयर इज नो डाउट, बिकॉज हम लोग भी अर्निंग्स ग्रोथ पे बहुत फोकस करते हैं। तो ऑब्वियसली गलतियां, और गलतियों से सीखते हैं अल्टीमेटली, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि फंड मैनेजमेंट में अगर गलती होती है, तो वो आपको कम से कम 5-7 साल की आगे लर्निंग देती है। या तो वो एक बेस्ट पार्ट होता है, आपका मेच्योरिटी लेवल सोचने का, आपका थॉट प्रोसेस बहुत चेंज होता है। तो मेरे हिसाब से अगर गलतियां ना होना ज्यादा रिस्की है, ओके, गलतियां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा लर्निंग क्रिएट करता है। ओके. Last question, Nitin. Any book recommendations for our viewers?
आई थिंक लेटेस्ट बुक आई थिंक एक चाइना इकोनॉमी पे है एंड दैट्स अ वेरी की बुक. आई डोंट रिमेम्बर द राइटर्स नेम, बट इफ यू गूगल इट यू विल गेट चाइना इकोनॉमी, द लेटेस्ट बुक. इट टेल्स यू, या आपको ये बुक बताती है कि कैसे लीडर्स क्रिएट होते हैं, नॉट इन चाइना ओनली. इंडियन लीडर्स कैसे क्रिएट हुए यूएस में, क्यों आज टॉप कंपनीज में इंडियन लीडर्स टॉप बोर्ड पे हैं और चाइनीज कंपनीज के लीडर्स जो इतने बड़े स्केल पे हैं वो नहीं आ पाए टॉप पे. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक है. आई थिंक ये मैं जरूर रेकमेंड करना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को. Sure. Cool. Thank you so much, Nitin. I think it was a wonderful conversation, and I'm sure हमारे viewers को आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. So thank you so much for your time, and we hope to get you back on the show again. Thank you. थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Nitin. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर नितिन से पूछा कि क्या सेक्टर रोटेशन की वजह से एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रिस्क कम हो सकता है. तो मिस्टर नितिन सेज कि काफी इक्विटी फंड्स जो है वो सेक्टर्स को रोटेट करते हैं क्योंकि सेक्टर साइक्लिकल रहते हैं, इसमें रिस्क का उतना ज्यादा रोल नहीं होता है. ही ऑल्सो सेज कि सेक्टर रोटेशन की वजह से जो है एक फंड में अल्फा जनरेट ज्यादा किया जा सकता है. फिर हमने मिस्टर नितिन से ये डिस्कस किया कि क्या जो वैल्यू फंड्स होते हैं वो वॉलेटाइल मार्केट में अच्छा करते हैं. एंड मिस्टर नितिन सेज कि ऐसी कंपनीज जिनका वैल्यूएशन कम है कंपेयर टू द इंट्रिंसिक वैल्यू और द ट्रू वैल्यू हैव डन वेल व्हेन ग्रोथ हैपेंस. तो ही सेज कि फॉर एग्जांपल ऐसे वैल्यू फंड्स जिनमें पावर सेक्टर का काफी ज्यादा एक्सपोजर था उन्होंने उतना अच्छा नहीं किया टिल द सेक्टर बाउंस्ड बैक. सो मिस्टर नितिन सेज कि जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं वो वॉलेटाइल मार्केट्स के टाइम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो इसलिए अर्निंग्स ग्रोथ जिन कंपनीज की अच्छी होती है दे टेंड टू डू वेल इन वॉलेटाइल मार्केट्स. फिर हमने मिस्टर नितिन से पूछा कि एक मल्टी कैप फंड के लिए सही सेक्टर सेलेक्ट करना कितना जरूरी होता है टू जनरेट अल्फा ओवर टाइम. सो मिस्टर नितिन सेज कि जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं वो इक्विटी फंड्स में सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल माने जाते हैं क्योंकि इन फंड्स में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ तीनों की तरफ 25% ईच का एलोकेशन रहता है, जिसकी वजह से एक मल्टी कैप फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट थीम बहुत आसानी से कैप्चर करी जा सकती है. तो अगर एक मल्टी कैप फंड ने सही इन्वेस्टमेंट थीम सही टाइम पे कैप्चर करिए तो इट कैन जनरेट अल्फा फॉर द इन्वेस्टर्स. ही आल्सो सेज कि जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं उनमें लार्ज कैप का एक्सपोजर ज्यादा रहता है जिसकी वजह से ये फंड ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड्स ड्यूरिंग अ मार्केट क्रैश. फिर हमने मिस्टर नितिन से पूछा कि एट एक्सिस म्यूचुअल फंड स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाता है फॉर द पोर्टफोलियोज. एंड मिस्टर नितिन सेज कि सबसे पहले कंपनी का मार्केट शेयर देखा जाता है, टेलविंड्स दैट सपोर्ट द कंपनी वो देखा जाता है. वी आल्सो लुक एट सेक्टर री-रेटिंग, गवर्नमेंट इम्पेटस की गवर्नमेंट किसी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है क्या. देन अजाइल एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, फिर नंबर्स जैसे कि ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, ROCE विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर कैश फ्लोज. इन सब के बेसिस पे कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है टू इंश्योर कि फंड उतना ज्यादा ना गिरे ड्यूरिंग वॉलेटाइल मार्केट्स. फिर हमने मिस्टर नितिन से पूछा कि एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के लिए PSU थीम कितनी जरूरी होती है. एंड मिस्टर नितिन सेज कि अगर हम बैंकिंग फंड या फार्मा फंड्स देखें, बेसिकली अगर हम सेक्टरल फंड्स देखें तो उनमें अपनी लिमिटेशंस होती हैं. जो थीमेटिक फंड्स होते हैं वो ज्यादा ब्रॉड बेस्ड होते हैं. तो आइडियली एक इन्वेस्टर को जो है PSU थीम भी अपने पोर्टफोलियो में अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इस थीम में भी काफी लिमिटेशंस होते हैं. अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप ब्रॉड बेस्ड थीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ PSU थीम. ही सेज कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अलोंग विद PSU इंस्टेड ऑफ जस्ट इन्वेस्टिंग इन अ PSU थीम फंड. फिर हमने मिस्टर नितिन से पूछा कि क्या एक इन्वेस्टर को जब मार्केट्स बुलिश होती हैं तो अपने SIPs को रोक देना चाहिए. एंड मिस्टर नितिन सेज कि एक इन्वेस्टर को अपना SIP कभी भी नहीं रोकना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन क्योंकि हमारे देश की ग्रोथ स्टोरी इतनी स्ट्रांग है दैट यू शुड नॉट पैनिक. ही सेज कि अगर मार्केट करेक्शन हो भी रहा है और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए. अगर भारत का GDP इसी तरीके से बढ़ता रहा जैसे बढ़ रहा है तो एक इन्वेस्टर को इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगी. फिर हमने मिस्टर नितिन से पूछा कि एक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं और जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं क्या वो इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो मिस्टर नितिन सेज कि अभी अगर हम देखें तो हमारी मार्केट्स काफी ब्रॉड बेस्ड हैं और वो और ब्रॉड हो रही हैं. और इंडेक्स फंड्स जो हैं जनरली
एक्टिव फंड्स को आउट परफॉर्म करते हैं जब मार्केट्स ब्रॉड बेस्ड होती हैं। तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप अभी एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं टू कैप्चर द वेरियस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज विच आर अवेलेबल। फिर हमने मिस्टर नितिन से उनकी कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम इक्विटी मार्केट्स एंड मिस्टर नितिन सेज कि सबसे पहले तो इक्विटी फंड्स में कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर आपके इक्विटी फंड्स और स्टॉक्स कुछ टाइम के लिए अच्छा नहीं भी कर रहे हैं तो पैनिक नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि ऐसी कंपनीज जिनका अच्छा आरओई है, आरओसीई है और अच्छे कैश फ्लोज हैं, दे विल इवेंचुअली डू वेल। So that was about it in this particular episode. I do hope you guys had some amazing learnings. Thank you so much for watching. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to the Grow Mutual Fund channel, and I'll see you next week. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.